हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरज स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेल यानी कि कोशिका के बारे में बताने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि ये बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 9th 11th और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये सेल यानी कोशिका होती क्या है। सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपके एग्जाम में इस टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा शरीर किससे बना है तो आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये जवाब देंगे कि हमारा शरीर मांस, हड्डियां, खून और मांसपेशियों से यानी कि मसल से मिलके बना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किससे मिलके बने होते हैं तो शायद आप 2-3 सेकंड के लिए सोच में पड़ जाओ। देखिए, इसका जवाब है सेल यानी कि कोशिका। यानी कि हमारा जो पूरा शरीर है, शरीर के जितने भी अंग हैं, ये सभी कोशिकाओं यानी कि सेल से मिलके बने होते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से कोई भी घर छोटे छोटे ईंटों से मिलके बना होता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी बहुत सारी हजारों करोड़ों कोशिकाओं से मिलके बना होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सेल होती है, कोशिका होती है, वो बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, जिससे मिलकर पूरा शरीर बना होता है। यानी कि हजारों कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है और हजारों उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग से हमारा पूरा शरीर बना होता है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से हम कोशिका को बेसिक यूनिट ऑफ सेल कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये कोशिकाएं कहाँ होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये कोशिकाएं हर जगह होती है। आपके हाथों में भी हजारों करोड़ों कोशिकाएं होती है, आपके हार्ट में भी कोशिकाएं होती है, आपके ब्रेन के अंदर भी सेल्स होते हैं और आपकी स्किन के अंदर भी सेल्स होते हैं। लेकिन अब इसी से एक और सवाल आता है कि आखिर जब पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो क्या हम इन कोशिकाओं को देख सकते हैं? लेकिन इसका आंसर है नहीं। मैं आपको बता दूं कि ये जो कोशिकाएं होती है, ये साइज में इतनी छोटी होती है कि इन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो फिर सवाल आता है कि आखिर हम इसे कैसे देख सकते हैं। तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से कोशिकाओं यानी कि सेल्स को देखने के लिए भी हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस तरीके का माइक्रोस्कोप होता है जिसे आपने अपने स्कूल में या फिर कॉलेज के अंदर देखा होगा। तो यही रीजन है जिसकी वजह से हम सेल को बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है वो इसी से मिलकर बनी होती है। और फंक्शनल क्यों? क्योंकि शरीर का सारा काम यही कोशिकाएं करती हैं। तो यही रीजन है जिसकी वजह से कोशिका को शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो अब चौथा सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इस कोशिका की खोज किसने की, हमें कैसे पता चला इस कोशिका के बारे में। तो जैसे आपके मन में इतने सारे सवाल आ रहे हैं, ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया। और उन्होंने क्या किया, पेड़ की छाल का एक टुकड़ा लिया और उसको अपने माइक्रोस्कोप से देखा। तो जब उन्होंने पेड़ की छाल को कार्क को माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें छोटे छोटे बॉक्स जैसी संरचना दिखाई दी, जिसको उन्होंने सेल यानी कि कोशिका नाम दिया। तो इस तरीके से 1665 के अंदर एक वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, उन्होंने कोशिका की खोज की। हालांकि ये जो कोशिका थी ये मृत कोशिका थी, यानी कि जीवित कोशिका नहीं थी। तो देखिए, इसी तरह बिल्कुल कहानी की तरह बिल्कुल बेसिक से मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे सेल्स की खोज हुई और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और आखिर ये प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होते हैं, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सब कुछ एक ही वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो बस आपको वीडियो का एंड तक बने रहना है। तो देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि अगर हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है तो कंसेप्ट बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जो कोशिका यानी सेल होती है उसे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं सेल को। तो इस सेल के अंदर हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर सेल होता क्या है इसके बारे में जाना। इसके बाद हमने बात करेंगे कोशिका की खोज के बारे में, और कोशिका को लेकर जो अलग अलग थ्योरीज दी गई है उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कोशिका के अंगों के बारे में, यानी कि कोशिका के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर हम इन सभी पार्ट्स को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर ये कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है।
तो मैं आपको बता दूं, कोशिका बेसिकली दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो पुरानी कोशिकाएं होती है, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो नई विकसित कोशिकाएं होती है। और ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है ये भी दो टाइप की होती है, प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका और एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका। तो दोनों में क्या अंतर है उसको भी हम समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कोशिका की खोज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, और यहीं से कोशिका की खोज की जर्नी की स्टार्टिंग होती है। इसीलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि कोशिका के जनक भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया था। साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका का अध्ययन करना, यानी कि सेल की स्टडी करना ही साइटोलॉजी है। तो रॉबर्ट हुक के बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था ल्यूबेक, जिन्होंने 1674 के अंदर जीवित कोशिका की खोज की। तो देखिए, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की और ल्यूबेक ने जीवित कोशिका की खोज की। इसके बाद 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, जिन्होंने बताया कि कोशिका को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए कोशिका के अंदर ही एक केंद्रक होता है जो कि पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा ब्रेन होता है वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से सेल को भी पूरी तरीके से जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो कंट्रोल करता है। तो इसके बारे में किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब बताया? 1831 में। इसके बाद 1855 के अंदर रुडोल्फ विक्रो आते हैं, जिन्होंने बताया कि जो नई कोशिकाएं होती है वो पुरानी कोशिकाओं से मिलकर ही बनी होती है। इसके बाद एक नए वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था, दो वैज्ञानिक थे, स्वीडन और स्वान, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, यानी कि सेल थ्योरी दी, जिसके अंदर उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर किया कि सभी जो जीव होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और कोशिका को उन्होंने जीवन की मौलिक इकाई कहा, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा सेल को। तो कोशिका के खोजकर्ता के बारे में आपको इनके नाम याद रखने हैं। तो कोशिका के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आप भी कोशिका को देखने के लिए बड़े उतावले हो रहे होंगे। तो देख लीजिए, कुछ इस तरीके से दिखती है कोशिका, और कोशिका के अंदर ये सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो देखिए, कोशिका के अंदर ये जो आपको सबसे बाहर वाली लेयर दिखाई दे रही है, जो कि इस पूरे कोशिका को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, जो कि कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसके बाद आपको ये जो गोल सी संरचना दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस, जिसके बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था 1831 के अंदर कि पूरी कोशिका को यही केंद्रक कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इसके बाद आपको इस केंद्रक के चारों ओर एक लेयर बनती हुई दिखाई दे रही है, एक झिल्ली दिखाई दे रही है। इस झिल्ली को कहा जाता है केंद्रक झिल्ली, यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये केंद्रक को सुरक्षा देता है और इसे बाहरी आवरण से अलग करता है। इसके बाद आपको इसके नीचे ये जो संरचना बनी हुई दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है अंतःद्रवी जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो कि सेल के अंदर पदार्थों के परिवहन में मदद करता है, और ये प्रोटीन और लिपिड बनाने में भी मदद करता है। और अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इस अंतःद्रवी जालिका के ऊपर आपको ये गोल गोल सी संरचना दिखाई दे रही होगी, जिसे कहा जाता है राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन बनाते हैं, इसीलिए राइबोसोम को सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रोटीन बनता है। इसके बाद आपको कोशिका के अंदर ये जो येलो येलो द्रव सा पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है कोशिका द्रव, यानी कि साइटोप्लाज्म, जो कि एक गाढ़ा द्रव्य पदार्थ होता है, जो कि सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसके बाद कोशिका के अंदर ही ये जो आपको बेलनाकार संरचना दिखाई दे रही है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है तारकाय, जो कि कोशिका के अंदर सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन में मदद करता है। जैसे अगर आपको कभी चोट लग जाती है तो कुछ दिनों के बाद वो रिकवर होने लगता है, वहां पर नई कोशिकाएं बनने लगती है, यानी कि सेल डिवाइड होकर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। इसके बाद आपको कोशिका के अंदर ये जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और यही सेल का वो पार्ट है जो कि पूरी कोशिका को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, इसीलिए इसे पूरे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसके बाद ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है गोल्जी काय, यानी कि गोल्जी बॉडी, जो कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके बाद कोशिका के अंदर ये जो आपको सेंटर में ये संरचना दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है लाइसोसोम, जो कि पूरे कोशिका को साफ करने का काम करता है, और ये जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, इसको ये खत्म करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही खतरनाक एंजाइम पाए जाते हैं। तो कोशिका के अंदर कोई भी विषैले पदार्थ आ जाते हैं तो ये उनको खत्म करने के लिए एंजाइम रिलीज करता है। तो कई बार ये अपने आप को ही
नुकसान पहुंचा लेता है, जिसकी वजह से इस लाइसोसोम को आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग भी कहा जाता है। तो ये सभी मैंने आपको कोशिका के हर एक ऑर्गन के बारे में बेसिक चीज़ें बता दी एंड आई होप अब आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए इन्हें थोड़ा और एक एक करके समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। और जो सबसे छोटी कोशिका यानी कि स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कोशिका के अध्ययन को, स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहते हैं। और अगर आपके एग्जाम में पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है अंडाणु यानी कि एग सेल। और अगर सबसे छोटी पूछे तो वो है शुक्राणु यानी कि स्पर्म। तो अंडाणु फीमेल में पाया जाता है और शुक्राणु मेल्स में पाया जाता है। और अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो वो है न्यूरॉन, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है। तो सेल के बारे में आपको ये कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम सेल के ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। देखिए मैंने आपको कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, जो कि कोशिका की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये कोशिका भित्ति क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सेल वॉल है यानी कोशिका भित्ति है, ये सेल मेम्ब्रेन की भी आउटर लेयर होती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में ही पाई जाती है। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, इसके अंदर मैंने आपको कुछ कॉमन ऑर्गन्स के बारे में बताया था, जो कि दोनों सेल के अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर भी और एनिमल सेल के अंदर भी। लेकिन ये जो सेल वॉल है यानी कोशिका भित्ति है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ताकि ये प्लांट्स को प्रोटेक्शन दे सके, ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सके। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जो सेल वॉल है ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और ये जो सेल वॉल है ये सेलुलोज का बना होता है, जो कि कोशिका को सुरक्षा और आकार देता है। इसके बाद हमारा दूसरा ऑर्गन है, जो कि है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही प्रेजेंट होती है, पाई जाती है, जो कि प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो देखिए झिल्ली के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये थोड़ी बहुत लचीली होती है, और इसका काम होता है कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने का ये काम करता है। इसके बाद जो हमारा अगला ऑर्गन है वो है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 1831 के अंदर न्यूक्लियस के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, जो कि पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है, यानी कि इसे हम कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कह सकते हैं, जिसके अंदर डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसी केंद्रक के अंदर सारे के सारे जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर ये ट्रांसफर करते हैं। जैसे अगर किसी की मदर की आंखों का रंग ब्लू है और उसके बच्चे की आंखों का रंग भी ब्लू है, तो ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं, आनुवांशिक गुण होते हैं, जो कि पेरेंट्स से बच्चे के अंदर आते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं, ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स केंद्रक के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। और ये जो केंद्रक होता है ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। इसके बाद सेल का हमारा जो अगला ऑर्गन है वो है अंतःद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में ईआर कहते हैं। तो देखिए केंद्रक के बाहर मैंने आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाया था, इसके अंदर अगर आप देखो, इस अंतःद्रवी जालिका के अंदर आपको कुछ पार्ट के अंदर ये डॉट डॉट से दिखाई देंगे और कुछ में ये नहीं दिखाई देंगे। तो जहां पर ये डॉट डॉट से नहीं होते हैं उसको हम कहते हैं चिकनी अंतःद्रवी जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे हम SER के नाम से जानते हैं, जहां पर ये डॉट डॉट नहीं होते हैं। और जिस अंतःद्रवी जालिका के ऊपर आपको ये डॉट डॉट से दिखाई देते हैं, इसको कहा जाता है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। क्योंकि इन डॉट डॉट्स की संरचना ये जो बनी हुई है, इसी की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो खुरदरा होता है, रफ होता है। और ये जो डॉट डॉट से आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है राइबोसोम, जो कि प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अंतःद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक है SER और दूसरा है RER यानी कि चिकनी अंतःद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। इसके बाद अब हम बात करते हैं ये जो खुरदरी अंतःद्रवी जालिका के ऊपर ये जो डॉट डॉट सी संरचना दिखाई दे रही है, जिसको हम राइबोसोम कहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए ये जो राइबोसोम है, इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यहीं पर कोशिका की जो प्रोटीन है उसको बनाया जाता है। और ये जो राइबोसोम होता है ये RNA और प्रोटीन का बना होता है, और ये कोशिका का एकमात्र ऐसा अंग है जिसके ऊपर कोई सी भी झिल्ली नहीं होती। अदरवाइज अगर आप हर एक ऑर्गन को देखोगे तो हर एक के ऊपर आपको एक झिल्ली दिखाई देगी।
तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है, तो वह है राइबोसोम। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा राइबोसोम। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि ये जो राइबोसोम है, ये पूरे कोशिका का सबसे छोटा अंग है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसको हमने कोशिका का पावर हाउस भी कहा था, क्योंकि इस पूरी कोशिका को जो एनर्जी देता है वो यही माइटोकॉन्ड्रिया देता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बिजली यानी कि ऊर्जा बनने के साथ साथ यहाँ पर कोशिकीय श्वसन भी होता है, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी। इसके बाद हमने अगले ऑर्गन के बारे में बात की थी, जो कि है गोल्जी उपकरण, जिसको गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो गोल्जी उपकरण है, गोल्जी बॉडी है, ये प्रोटीन की पैकेजिंग करने का काम करता है और ये लिपिड और लाइसोसोम बनाता है। और ये वही लाइसोसोम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको हम आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पाचक एंजाइम होते हैं जो कि जो वेस्ट मटेरियल होता है या फिर जो विषैले पदार्थ होते हैं उसको तोड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये एंजाइम को रिलीज़ करता है। इसलिए कई बार हम इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो लाइसोसोम होता है ये कोशिका को साफ रखने का काम करता है। तो इसके बाद जो अगला ऑर्गन आता है वो है रिक्तिका, जिसको हम रसधानी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जो कोशिका का फूड होता है, वाटर होता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो स्टोर होता है। और ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाया जाता है। लेकिन ये जो रसधानियाँ होती है ये पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है और जंतु कोशिकाओं में ये छोटी होती है। इसके बाद अगला ऑर्गन आता है जिसको हम कहते हैं तारकाय, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसके बाद सेल के अंदर पाया जाने वाला एक लास्ट ऑर्गन है जो कि है लवक यानी कि प्लास्टिड्स। और ये जो लवक होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, जो कि पादपों के अंदर भोजन बनाने में, फूड को स्टोर करने में और पौधों को रंग देने में हेल्प करते हैं। और इसी के बिहाफ पर इस लवक को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है हरित लवक, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा है श्वेत लवक, जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और तीसरा है वर्णिक लवक, जिसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो लवक के भी 3 प्रकार हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो अब ये जो हरित लवक है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर हरा रंग होगा, यानी कि हरे रंग के लवक होते हैं जो कि पत्तियों के अंदर और हरे तनों के अंदर पाए जाते हैं, जिसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाना, यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड को सिंथेसाइज करना, फूड को बनाना। और यही रीज़न है जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका की रसोई घर भी कहा जाता है, यानी कि किचन ऑफ द प्लांट सेल भी कहा जाता है, क्योंकि हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट ही कोशिका का भोजन बनाता है। इसके बाद लवक का दूसरा प्रकार है जो कि है श्वेत लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। मैं आपको बता दूं, ये जो श्वेत लवक है, ल्यूकोप्लास्ट है, ये रंगहीन लवक होता है, यानी कि ये कलरलेस होता है, जैसे जड़ों के अंदर और तनों के अंदर ये पाया जाता है। इसका काम होता है फूड को स्टोर करके रखना। इसके बाद थर्ड आता है वर्णिक लवक, जिसको क्रोमोप्लास्ट भी कहा जाता है। तो ये रंगीन लवक होता है जो कि फूलों के अंदर और फलों के अंदर पाया जाता है और ये पौधों के अलग अलग पार्ट्स को कलर देने का काम करता है। जैसे आपने टमाटर को देखा होगा, उसका कलर लाल होता है। तो ये लाल किसकी वजह से होता है? क्योंकि इसके अंदर लाइकोपीन पाया जाता है, जो कि बेसिकली एक क्रोमोप्लास्ट होता है। ऐसे ही गाजर के अंदर ये जो ऑरेंज कलर होता है, ये कैरोटीन की वजह से होता है, जो कि एक वर्णित लवक होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। तो ये मैंने आपको लवक के बारे में भी बता दिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में यानी कि प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि प्लांट सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है और एनिमल सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, और ऐसे कौन से फीचर्स हैं, ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो दोनों सेल में ही पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको रेड कलर से सर्कल दिखाई दे रहा है, ये जंतु कोशिका के लिए है, और ये जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, ये पादप कोशिका के लिए है। और ये जो दोनों के बीच में आ रहा है, ये वो ऑर्गन्स है जो कि दोनों सेल में ही पाया जाता है। जैसे जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो पादप कोशिका में भी होता है और जंतु कोशिका में भी होता है। जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, वो भी दोनों में पाया जाता है। ऐसे ही कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण और अंतःद्रवी जालिका, इसके अलावा डीएनए, तो ये सभी वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, तो आप बता सकते हो ये जो जंतु कोशिका होती है इसका आकार बिल्कुल गोल होता है, और जो पादप कोशिका होती है इसका आकार चौकोर होता है, बिल्कुल आयताकार होता है।
एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होता है वो पाया जाता है, जो कि प्लांट को सपोर्ट देता है, सुरक्षा देता है, लेकिन ये जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल के अंदर लवक यानी कि प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जो कि कोशिका को अपना भोजन बनाने, भोजन को स्टोर करने और पौधों के अलग अलग पार्ट्स को रंग देने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो लवक होते हैं ये जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ये जो सेंट्रोसोम होते हैं यानी कि ताराकाय होते हैं, ये केवल और केवल जंतु कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ये पादप कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर जो राजधानियाँ होती हैं वो बड़ी होती है, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर ये छोटी होती है। तो ये दोनों के बीच में अंतर भी हो गया। एंड आपको एक ही डायग्राम से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में, यानी कि आखिर सेल कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सेल होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक सेल। तो इसे आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी वो पहले की कोशिका होगी, जिसके अंदर कुछ भी पूरा नहीं होगा, सब अधूरा होगा, सब में कमियां ही होंगी। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसको आप ऐसे समझिए कि ये बिल्कुल मॉडर्न है, ये बिल्कुल नई है, इसके अंदर हर एक चीज फुलफिल होगा। तो अब इसके बीच में अंतर देख लेते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये बेसिकली अविकसित कोशिका होती है, यानी कि ये अनडेवलप्ड होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ये पूर्ण विकसित होती है, ये वेल डेवलप्ड सेल होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर ये होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर होता है। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये बेसिकली यूनिसेलर होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये मल्टी सेलर होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो आकार में बहुत ही छोटी होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर एक से ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, और इसके अलावा यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे एनिमल्स और प्लांट्स। तो इसीलिए यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। तो देखिए इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सेल डिवीजन यानी कि सेल का डिवाइड होना। तो कोशिकाएं जब दो या दो से अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाती है और नई कोशिकाएं बनाती है तो इसी को हम कहते हैं कोशिका विभाजन, जो कि वृद्धि, विकास और प्रजनन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो सेल डिवीजन होता है ये भी बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो देखिए ये जो समसूत्री विभाजन होता है इसके अंदर जो बनने वाली कोशिकाएं होती है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसके अंदर जो नई कोशिकाएं बनती है उसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे हो जाते हैं। और इसके अलावा ये जो समसूत्री विभाजन होता है इसके अंदर नई कोशिकाओं का जो आकार होता है, जो शेप होता है, वो पैतृक कोशिका की तरह ही होता है, यानी कि जैसे जो नई कोशिका बनती है वो अपने पुराने कोशिका के लगभग समान होती है। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके अंदर जो नई कोशिका बनी वो अपनी पैतृक कोशिका के पूरी तरह समान हो, ये जरूरी नहीं है। जो समसूत्री विभाजन होता है ये वृद्धि और उत्तकों की मरम्मत में हेल्प करता है, लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये युग्मकों को बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये जो समसूत्री विभाजन होता है ये शरीर की कोशिकाओं के अंदर होता है, लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये जनन कोशिकाओं के अंदर होता है। तो ये थे हमारे दो प्रकार के विभाजन, कोशिका विभाजन के दो प्रकार। एंड आई होप अब आपको सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इस टॉपिक से पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल। तो मैंने आपको बताया था कि स्टडी ऑफ सेल को हम कहते हैं साइटोलॉजी, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो पहला ऑप्शन दे रखा है फिजियोलॉजी, इसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन की स्टडी करना। एंड इसके अलावा ये जो हिस्टोलॉजी है इसका मतलब होता है टिश्यूज का अध्ययन करना, टिश्यूज की स्टडी करना। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती है, फिर टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन से शरीर बनता है। तो ये जो टिश्यू है जो कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो टिश्यू का अध्ययन ही कहलाता है हिस्टोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 के अंदर कोशिका की खोज की थी। तो मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सबसे पहले 1665 के अंदर कोशिका की खोज की थी, जो कि एक मृत कोशिका थी।
देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी कोशिका है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से बताइए। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, शुतुरमुर्ग का अंडा, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? आपको नहीं है वो बताना है। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं के अंदर ही पाई जाती है। बाकी जो प्लाज्मा झिल्ली है, जिसे हम कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। इसके अलावा केंद्रक भी और कोशिका द्रव भी दोनों के अंदर ही पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका, जिसे हम वनस्पति कोशिका भी कहते हैं, एक इसकी जो भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? तो मैंने आपको बताया था कि ये सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह के ऊपर ये जो किसकी उपस्थिति की वजह से ये खुरदरा होता है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो खुदरी अंतःद्रवी जालिका होती है, इसके ऊपर ये जो गोलनुमा संरचना आपको दिखाई देती है, जिसको हम राइबोसोम कहते हैं, जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करने में मदद करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैंने अभी आपको बताया था कि कोशिका के अंदर जो प्रोटीन फैक्ट्री है वो राइबोसोम को ही कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस कोशिका के अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहा जाता है? तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे ऐसे पाचक एंजाइम होते हैं जो कि जीवाणुओं को, विषैले पदार्थों को खत्म करने के लिए रिलीज किए जाते हैं, और इसकी वजह से कई बार ये अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेता है, इसीलिए हम इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है? तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो पूरे सेल को पावर देती है, ऊर्जा देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में पाई जाती है? तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्लास्टिड्स जो कि केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और ये 3 प्रकार की होती है। उनके नाम जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका को कंट्रोल करने वाला केंद्र होता है? तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक, न्यूक्लियस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो केंद्रक होता है वो पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में बता देना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।